नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं, विधानसभा अध्यक्ष के। और उस पद पर रहते हुए उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये समय ऐसा भी है कि कई बार अपोजिशन की तरफ से या क्रिटिक्स की तरफ से ये भी कहा जाता है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति अपने दायित्व निर्धारण को लेकर कितने सजग और कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो ऐसे में उनकी मौजूदगी जिस पद पर वो हैं विधानसभा अध्यक्ष के, वो अपनी दृढ़ता से, अपनी समझ से, क्योंकि एक सीनियर लीडर हैं, विंध्य से आते हैं और उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और विंध्य मध्य प्रदेश का वो हिस्सा है जिसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस, मैं कोई तुलना नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीतिक जागरूकता में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता है। तो मुलाकात करिए। आज हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सारे दर्शकों को भी नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने जो अभी जबलपुर में बात करी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। विधानसभा वाकई एक गतिविधि का केंद्र है। मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी मर्यादा और परंपरा रही है। अभी आप जो स्थिति देखते हैं, आप एक वरिष्ठ विधायक के नाते आपने बहुत पानी बहते हुए देखा है, चाहे वो नर्मदा जी का हो, टमस का हो या गंगा जी का हो। कितना अंतर आप महसूस करते हैं 2023 की विधानसभा में और इसके पहले जो आपने विधानसभाएं देखी? मुझे विधानसभा में आने का अवसर 2003 में प्राप्त हुआ जी। विधानसभा की गतिविधियों का, क्योंकि मैं पहला चुनाव 1980 में लड़ा, 1980 में। स्वाभाविक है, विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा था और ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत मामूली वोट मिलते थे, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा। फिर 85 लड़ा, 93 लड़ा, 98 लड़ा। तो विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा था, तो उसकी गतिविधियों का स्वाभाविक है एक अध्ययन करना, उसका परीक्षण करना, देखना, वो सब देखते थे अपन। तब से लेकर के आज तक जो मैं देखता हूँ, अंतर तो आया है। और ये अंतर 2-3 कारणों से हुआ है। एक तो पीढ़ीगत अंतर हो जाता है, दूसरा ये है कि हम लोगों ने तीनों जमाना एक साथ देखे अपने जीवन में। एक सामान्य सा जीवन, किसी जनप्रतिनिधि को साइकिल में चलते हुए देखा, फिर उसी प्रतिनिधि को हम मोटरसाइकिल में चलते हुए देखते हैं, फिर अब आज के ज़माने में उसी को हम पूरी तरह से बढ़िया लग्जरीज गाड़ी में निकलते हुए देखते हैं। तो 3 परिवर्तन। जी। इसी तरह से पहले जो हमारी कनेक्टिविटी थी, सीधे बातचीत आमने सामने की थी, न किसी के पास फ़ोन होते थे, न मोबाइल होते थे। तो जनता के बीच में जाना, उससे पूछना और फिर आकर के प्रतिनिधि यहाँ पर विधानसभा के भीतर आकर के अपनी बात कहना और उसका निराकरण कराना। आज बहुत कुछ ये पीढ़ी में परिवर्तन आया है कि कनेक्टिविटी अब मोबाइल के माध्यम से हो गई है। इंस्टाग्राम आ गया, सोशल साइट आ गया, तमाम व्हाट्सअप आ गए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पीढ़ीगत परिवर्तन है। ठीक बात। तो इसलिए आज का जो पीढ़ी है, विधानसभा के भीतर तो पीढ़ी नहीं आती है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम यदि यहाँ कुछ ज़्यादा तेज़ हलचल करते हैं, हो सकता है कि नकारात्मकता की कोट में आती हो, और उसके मन में आता है कि ये इससे हमारी टीआरपी बढ़ने वाली है। ये भी एक कारण हो सकता है, जिसके कारण से मैं अंतर पाता हूँ कि तब की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत अंतर है। क्योंकि पहले मैंने देखा, जो 2003 में हम आए थे, बहस जो है उच्च कोट की होती थी, विधानसभाएँ ठीक चलती थी। और कई बार तो मेरे 2003 के पहले जो पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी हुए हैं, तो पूरे साल में 60 और 65 दिन विधानसभा चला लेते थे। वो कोई मामूली काम नहीं था। आज साल में यदि हम 20 से 25 दिन, 30 दिन भी चला ले जाए, तो एक ऐसा माना जाता है कि बड़ी भारी बात हो गई। तो ये जो सब कारण आए हैं, उस कारण से ये परिवर्तन देखते हैं। आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आप शायद इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आज जो सूचना देने के साधन हैं, उनका जो एक विस्फोट है, उसकी वजह से विधानसभा में मुद्दे उठाने की जनप्रतिनिधि की जो आग थी, इंटेंसिटी थी, अब वो उतनी धारदार नहीं है जितनी 2003 या उसके पहले रही है। पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, जी। तो
जानकारी प्राप्त करने के लिए कई बार विधायकों को लाइब्रेरी में बैठ कर के पूरी किताबें पढ़ना पड़ता था। तो वो एक सब्जेक्ट में कंसंट्रेट नहीं करता था, किताब पलटते पलटते वो अपने जिस विषय की खोज कर रहा है उसके अतिरिक्त भी वो पढ़ लेता था। ठीक। और आजकल मोबाइल से जब गूगल से निकालता है तो पॉइंटेड चीज निकालता, तो अगल बगल वाली चीज वो नहीं देखता, वो गंगा की केवल धार देखता है, उसके किनारे नहीं देखता है। वाह वाह। तो जरूरत यह है कि हमको किनारे भी देखने की आवश्यकता है, कैसे है, क्या है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि की समग्रता उसी में है। जी जी। विंध्य की राजनीति की मैं बात करूं, सबसे पहले कांग्रेस की राजनीति की मैं बात करूं तो विंध्य का हमेशा से ऐसा माना गया कि बड़ा दुर्भाग्य रहा। अर्जुन सिंह जी जैसे स्टालवर्ड दिग्गज राजनेता रहे, लेकिन विंध्य का वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। चुरहट से निकलने वाले इतने प्रमुख नेता, फिर उनके पुत्र अजय सिंह जी इसको देखते रहे। बीजेपी जब विंध्य में आती है तो विकास की एक बात शुरू होती है। आज आप विंध्य को कहाँ देखते हैं? क्या वो विंध्य अब मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ की तरह एक आकांक्षी अंचल अब बन चुका है कि जो कह रहा है कि अब भोपाल की और रीवा की दूरी बिल्कुल कम करनी चाहिए, जो करीब 500 किलोमीटर है, अब यहाँ भी आप बराबर आइए, यहाँ भी चीज़ों को देखिए, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के दौरे सघन रूप से हों, क्योंकि पहले ये कंप्लेंट्स बहुत थी। नहीं, उसको दो तरह से देखिए आप जी। स्वाभाविक तौर है विंध्य प्रदेश के मर्जर के बाद काफ़ी आश्वासनें के दिए जाने के बाद वो आंदोलन चलता रहा, पर वो विंध्य प्रदेश का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 56 में हमारा मर्जर हो गया। 56 में मर्जर होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर समाजवादियों का गढ़ था। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस कुछ गेन नहीं कर पा रही थी। इस कारण भी हमको ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट का जो सरकार बनने के बाद वहाँ जाना चाहिए था, शायद वो उपेक्षा का भाव रहा हो कांग्रेस का। हाँ, सरकार तो कांग्रेस की थी, समाजवादियों के गढ़ के कारण ये उपेक्षा का भाव रहा होगा। जी जी। परंतु 1967 में जब संघ सरकार बनी जिसमें बीजेपी भी शामिल हुई जी, और सौभाग्य से गोविंद नारायण सिंह जब चीफ मिनिस्टर हुए तो उन्होंने एक, मैं ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रयास उन्होंने किया, क्योंकि बाणसागर की बांधने का सोच जो है गोविंद नारायण सिंह की है। तब इसका नाम डिम्बा प्रोजेक्ट था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाणसागर नहीं था, ये डिम्बा प्रोजेक्ट था ये। हाँ। तो इसको बांध करके पानी को नीचे लाना, ऐसा करके उन्होंने, बल्कि उसमें कुछ बजट अलाट किया, उसका सर्वे हुआ, फिर वो सरकार चली गई, तो वो पड़ा रहा। फिर जब 77 में फिर बीजेपी की सरकार बनी देश में, और यमुना शास्त्री जब वो हुए सांसद हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी प्रधानमंत्री हुए, तब आकर के बाणसागर की फिर शुरुआत हुई। तब बाणसागर बन गया, बाणसागर की शुरुआत हुई। बाणसागर शुरू हुआ, उसके बाद सरकार 80 में चली गई, फिर कांग्रेस की सरकारें आ गई, और उसका परिणाम निकला कि पूरी तरह से बाणसागर की परियोजना को बंद कर दिया गया, एक डब्बे खाते में डाल दिया गया उसको। और तब तक हमको लगता है 10-15 हज़ार करोड़ हम खर्चा कर चुके थे, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। बाद में जब 2003 में हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने प्रयास, क्योंकि विंध्य से बहुत सारे लोग हम जीत के आए थे भाजपा की तरफ से, अपने सामने ये था कि किसी कीमत पर विंध्य प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने देना। बैठक करके मुख्यमंत्री जी को ले गए, देवलान ले गए, बाणसागर ले गए, और ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना। तब वहाँ भारतीय थी, बजट में कुछ अलाटमेंट किया उन्होंने। बाद में शिवराज जी आ गए। शिवराज जी ने ये किया उसमें कि जा करके जब बैठक हम लोगों के साथ हुई तो उन्होंने डेडलाइन कर दी कि बाणसागर को ये 25 सितंबर को हमारे अटल जी आएंगे, उसका वो उद्घाटन करेंगे, भरे हुए जल का उद्घाटन करेंगे जी। और उसके कारण तेजी आई, और खूब पैसा दिया, बन गया बाणसागर। नहरों का जाल हमने बिछाना चालू किया, वो तमाम चीज़ें चली गई। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बीजेपी आने के बाद, सरकार 2003 आने के बाद, विंध्य प्रदेश को जो हमको हमारा हक है विकास के बारे में, वो मिलना शुरू हुआ। अब ये स्वाभाविक है कि पहले से यदि कोई विकसित नगर है तो उसकी तुलना हम, क्योंकि हम विकासशील हैं, तो विकसित की तुलना हम नहीं कर सकते। इंदौर की तुलना नहीं कर सकते हम, भोपाल की तुलना नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इन बड़े शहरों की तुलना भले न करें, पर आज भी हमारा रीवा या सीधी या सतना, हम उसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमने बहुत सारा डेवलप किया है। जैसे आप सड़कों का जाल देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा यदि सोलर प्लांट कहीं लगा है तो रीवा के भीतर लगा,
ये हमारी उपलब्धि है। ट्रेन हमारी सिंगरौली की तरफ जा रही है, पहले रीवा तक थी, अब उसको हम सिंगरौली की तरफ लेके जा रहे हैं। हवाई अड्डा हमारा बन ही रहा है। जो कुछ विकास के द्योतक हो सकते हैं उन पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। तो ये शायद कहना वो ठीक नहीं है कि हमको हमारा जो हिस्सा चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, पर पूरी ताकत लगा करके उसको किया जा रहा है। अभी तो 24 तारीख को मोदी जी आ ही रहे हैं, तो उसमें भी सौगात मिलने की पूरी संभावना, बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो वो अपने को मिलेगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, तब से जो उपेक्षा का एक भाव था वो कम हुआ है और उसकी भी तरफ ध्यान दिया गया। और ध्यान देने का एक सवाल ये भी है कि सर्वाधिक सीटें हमें लेके आते हैं। विंध्य प्रदेश से 30 में से 24 लेके चले आए, रीवा में 8 लेके चले आए। तो जब भाजपा के ऊपर सरकार पर संकट आया तब भी विंध्य प्रदेश ने साथ दिया कि नहीं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि ठीक कर रहे हैं। आपकी मैं बात करूं तो आपको एक बड़ा प्रतीक भी माना जाता है विंध्य में कि आपने कांग्रेस के एक शीर्षस्थ नेता, जिनके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले विंध्य अंचल के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी जी हैं, उनको आपने परास्त किया। क्योंकि उस एक इलेक्शन में मुझे भी उनके जाने का मौका मिला, तो मैंने एक नारा सुना कि दादा नहीं है दाऊ है, वोट न देवो ताऊ है। यानी कि दादा नहीं है, ईश्वर सदृश हैं, और आप वोट नहीं दोगे तब भी हैं। और शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये आखिरी नारा था किसी ऐसे सशक्त, और मैं बाहुबली शब्द का प्रयोग तो नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसे नेता जिनके लिए इस तरह का नारा उछलता था। क्या आज आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब जन आधारित नेताओं की तरफ मुड़ चली है, और अब यहाँ चाहे मालवा निमाड़ हो, विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड में ज़रूर एक समय राजा भैया, भैया राजा, गोली चलेगी छाती पर, वोट मुहर लगेगी हाथी पर, वो चलता रहता है। पर अभी जो जी राजनीति का भी विकेंद्रीकरण हुआ है जी, हम अपने सामने की बात करते हैं जो हमने देखा राजनीति में। पहले ये होता था कि जो चुनाव लड़ता था वो 2-4 गांव में एक आदमी से संपर्क करता था, फिर वो आदमी पूरे गांव में संपर्क करके वोट को परिवर्तित करता था, किसी के पक्ष में जिसके करता। धीरे धीरे करके गांव में जाना जरूरी हो गया लड़ने वाले को, फिर इसके बाद परिवार में जाना जरूरी हो गया, फिर परिवार के बाद हर व्यक्ति से मिलना जरूरी हो गया, फिर हर व्यक्ति के बाद हर जेंडर से मिलना जरूरी हो गया, महिलाओं से मिलना, पुरुषों से मिलना, भाई से मिलना, लड़के से मिलना। तो ये राजनीति का वोट का वहाँ लेने का एक विकेंद्रीकरण मैं कहता हूँ कि वहाँ तक चली गई, वोट की राजनीति वहाँ तक चली गई। अब आप उनसे नहीं मिलोगे तो शायद आपके बारे में विचार वो करने को तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसा समझता हूँ कि आज का जो दायित्व किसी प्रतिनिधि को है वो ज़्यादा एक जिम्मेदारी का है, और दूसरा ये कि ज़्यादा संपर्क का है। इसलिए ज़्यादा उसे दौड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं गए तो ये अब समझो कि आपका काम ख़त्म हो गया। क्योंकि वो कई बार ये कहते हैं कि आप तो दिखाई नहीं पड़े। तो आप इसे लोकतंत्र के लिए शुभता का संकेत मानते हैं या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र के लिए मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ कि कम से कम उसको भी जागरूकता आई, वो समझने लगा, अपने वोट की अहमियत को समझने लगा। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मैं अपने लिए वोट नहीं मांगता। मैं अपने भाषण में कहता हूँ मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। वोट आप 2 तरह से दो, एक तो लोकतंत्र को मजबूत करने लेके वोट करो, उसके लिए ज़्यादा वोट डालने जाओ। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डालने जाओगे तो लोकतंत्र को हमारी मजबूती प्राप्त होगी। फिर आप चयन करोगे कि इसको करना है, जो आपके हितों का, आपके विकास का काम कर सके उसका चयन करो। पर पहला तो वोट डालने जाओ। 50 से 60% वोट आज भी ये स्वाभाविक एक चिंता का विषय है, मैं ऐसा मानता हूँ, कोई मानता है न मानता हूँ। 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ, पूरे देश में हमारे वोटर रजिस्टर्ड थे 17 करोड़ 10 लाख के आसपास, और हमारा टर्नआउट हुआ वोट का 10 करोड़ 35 लाख। माने तब 57-58% वोट पड़ गया था, और दुनिया आश्चर्यचकित रह गई थी कि उसमें से 85% लोग निरक्षर थे, उसके बाद भी वोट डाल दिया। और आज हमारे पास इतने संसाधन है, चुनाव आयोग लगा है, सारे संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग हैं, अपील कर रहे हैं, मीडिया इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है, वो भी अपील कर रहा है, गांव-गांव में डुग्गियाँ बजवाई जा रही हैं, गांव-गांव में अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है, चलिए वोट डालने चलिए, तब भी 65 नहीं पार कर रहे हैं। जबकि पढ़े लिखे का समाज हो गया, जागरूकता का हो गया,
तो ये लोकतंत्र के प्रति ऐसा मैं समझता हूँ कि इसको, और इसीलिए भी हम लोग गए थे, स्पीकर सम्मेलन था राजस्थान में जी, इस बात को उठाया गया वहाँ, हमने भी उठाया, उन लोगों ने उठाया कि विधानसभा की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट आपको करना। वोट कहाँ करोगे एक अलग विषय, पहले तो पार्टिसिपेट करो ना, क्योंकि इसी से आपके लिए लोक कल्याण का काम निकलता है, आपके विकास का काम निकलता है, आपकी भागीदारी नहीं है उसमें, तो भागीदारी सुनिश्चित करने का भी अवसर माने हर हालत में आपको दिया गया, तो उसका उपयोग करिए। ये एक थोड़ा सा अपने को लगता है कि इसमें और गहन भागीदारी या सक्रियता की आवश्यकता है। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि क्योंकि एक विधानसभा अध्यक्ष रहे ईश्वरदास रोहानी जी, वो कहते थे कि आडवाणी जी का ऐसा प्लान था कि 15 से 20% टिकट बुद्धिजीवियों को देने की एक योजना बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए। क्या शहरी पढ़े लिखे वर्ग का प्रतिनिधित्व कम दिखता है शहरी पढ़े लिखे मतदाताओं को, तो वो इंक्लाइन नहीं होते, प्रेरित नहीं होते वोट करने के लिए? क्या ये भी एक कारण हो सकता? मुझे ऐसा लगता है कि जिसको एक तरह से सुविधा प्राप्त हो गई, किसी कारण से मिल गई, हो नौकरी में बड़ा पद मिल गया, आर्थिक आमदनी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो शायद ये ऐसा समझता है कि अब हमको वोट देने की आवश्यकता नहीं है। इस लोकतंत्र से हमारा शायद उतना नाता नहीं है, इसलिए शहरी जो मतदाता वो कम टर्न आउट करता है। और देहात क्षेत्र का जब हम लोग देखते हैं, वहाँ भी देहात क्षेत्र में भी देखते हैं, हमारा जो मिडिल अपर क्लास है या एकदम अपर क्लास है वो वोट कम करता है, और लोअर क्लास जो है या वो माने 80 या 85% वोट डाल देते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि वो जिसको विधानसभा का मतलब ये कि लोकसभा का मतलब कि वहाँ से उसकी योजनाएं बनती हैं, तो वो वोट के प्रति ज़्यादा जागरूक है, इसलिए वो ज़्यादा वोट डालता है। ये भी एक कारण हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य की मैं बात करूं तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है, और दावे तो ये भी हैं कि अब तक के 2 चुनावों में जो जनादेश मिला है, जिस तरह का परिदृश्य दिखता है, और मोदी जी इस समय लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, ये दुनिया भी मान रही है। हिंदुत्व को लेकर भी एक, जिस तरह की आप उसको जैसा भी परिभाषित करें, लेकिन हिंदुत्व को लेकर भी हिंदी पट्टी में देश की एक अलग किस्म का भाव एक बड़े वर्ग में दिखता है जो बहुसंख्यक है। ऐसी परिस्थितियों में आप मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव को और 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर होंगे शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मध्य प्रदेश में भी? स्वाभाविक तौर पर जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे चुनावों की तासीर अलग अलग होती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। 2018 में जब मैं विधानसभा के चुनाव, अपना उदाहरण देता हूँ, 18 को मैं जब चुनाव जीता, तो जीतने के बाद सरकार उल्टी हो गई और अप्रैल में लोकसभा का चुनाव आ गया। ठीक, अब 3 महीने में हमने क्या काम किया होगा? बतौर एमएलए बजट भी नहीं मिला था, 31 मार्च के बाद आया, तो कुछ काम तो किया नहीं हमने। कोई आर्थिक अभाव था, ये था, बजट नहीं था, कुछ नहीं हुआ। पर जरा आप अंदाज़ा करिए कि हम यदि हमको वोट 45,000 आया, तो 4 महीने बाद लोकसभा में 74,000 वोट चला गया। आप देखना, तो दोनों की तासीर अलग हो गई ना। मध्य प्रदेश के भीतर हम 109 में आ गए विधानसभा में, और फिर हमने 28 जीत ली लोकसभा, तो दोनों के तासीर अलग अलग है। और उसमें स्वाभाविक है मोदी जी का जादू चला, और इसीलिए मैंने कहा कि मोदी, जैसे लोग कहें कि मोदी जी की हवा है, ये है, तो हम तो कहते थे कि मोदी जी की हवा नहीं है, मोदी जी की सुनामी है। और सुनामी में सब कचड़ा वचड़ा सब बह जाता है, कोई रुकता उकता नहीं जी। तो मैं हमेशा ये कहता था, और स्वाभाविक है वो फैक्टर रहेगा, मोदी को कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी देश में चाहे जो पॉलिटिकल विचार के लोग हों, ये एक बात मूल समझने की आवश्यकता है। मोदी जी का जो बात है, जो कहना चाहते हैं, 2047 तक अपन जब वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं मोदी, तो उनका है कि 2047 तक भारत सर्वोच्च, दुनिया के सर्वोच्च पद पर बैठे, ये विश्व गुरु के रूप बैठे, इकोनॉमी में बैठे, फलाना। तो ऐसा क्यों होता है कि उसी समय लोग कहते हैं कि 20 से 47 तक गजवाए हिंद बनाना हमको, वही तारीख क्यों तय करते हैं वो? 47 में एकदम विकसित भारत हो,
और 47 में ही वो कहते हैं कि हम गजवा हिंद बना के छोड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, और इनका कोई मुकाबला यदि हो सकता है तो वो वर्तमान में तो मोदी के अलावा कोई कर नहीं सकता, ये कि बिना किसी संकोच के कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। क्या यही वजह आपको लगती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब एक फ्यूजन, एक मिश्रित राजनीति के संस्करण के साथ आ रहा है कि अब राज्यों के, महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी जी की छवि को और अधिक सघन करके वो उतर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में तो रिकॉर्ड ही बना दिया गया, हालांकि वो उनका गृह राज्य है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इस बार हम मोदी जी के बहुत अधिक दौरे, रीवा आ ही रहे हैं वो, और इस बार उनका अधिक कैंपेन और अधिक प्रभाव देखेंगे? कैंपेन तो ज़्यादा नहीं करते वो, उनके तो फिक्स कैंपेन रहते हैं, 15, 20, 10 जो आएंगे वही आएंगे। तो हर प्रांत में होते हैं। अभी कर्नाटक है, गुजरात इसलिए ज़्यादा उनको जाना पड़ा कि उनका गृह राज्य है, तो थोड़ा सा हो सकता है 2-3 ज़्यादा हो गए हों, पर वो हर राज्य के भीतर जब चुनाव होता है तो वो करना। और यह भारतीय जनता पार्टी का, यदि कोई दूसरे कहता है कि प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं, तो कुल मिलाकर के ये है कि हम किसी युद्ध को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। ऐसा नहीं करते कि आधे मन से, आधे नहीं लड़ना, अपने को पूरी ताकत से लड़ना, फैसला चाहे जो आता हो, पर लड़ना अपने को पूरी ताकत से। यदि हमारा सेनापति मोदी है तो क्यों नहीं आना चाहिए उनको युद्ध में? तो उनको भी अपना आकर के नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए आते हैं, कुछ दिक्कत। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी कहा, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कि ओवर कॉन्फिडेंस था 2018 में। आपको क्या लगता? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि 2018 का जो स्लिप किया हमने, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि शायद हम इस बात को अध्ययन नहीं कर पाए कि हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे तक गया कि नहीं गया। तो एक तो ये हो गया, हम वहाँ देख नहीं पाए। और दूसरा ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने जो शासकीय नीतियाँ हैं, जो शासकीय योजनाएं हैं, उसको हम प्रचारित करके ये बता पाए कि नहीं बता पाए कि ये भाजपा यदि नहीं होती तो नहीं होता। तो ये भी थोड़ा सा कारण हो सकता है। और जहाँ हमने इसकी सफलता प्राप्त की, वहाँ रिजल्ट आप देख ही रहे हैं किस तरह से आया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, कई बार कैंडिडेट का कारण हो जाते हैं, वो एक फैक्टर हो जाता है, वो भी हो सकता है। इस बार आपको क्या लगता है कि अगर आप बीजेपी की ताकत की हम बात करें, अब लाडली बहना एक योजना इंट्रोड्यूस हुई है और क्लेम ये है कि बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं, और 50% आबादी तक अगर आप एक सकारात्मक योजना तक पहुंच जाते हैं तो बहुत कुछ आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुख्यमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन इस बार हम उनका और एफर्ट देख रहे हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि अब आपके यहाँ डबल इंजन का नारा रहता है, तो अमित शाह जी की भी बराबर निगाह है। क्या ये 2018 की तथाकथित अगर कुछ खामियां थीं तो उनको कंपनसेट कर पाएगा? नहीं, इस बार पार्टी ने जो एक रणनीति तैयार की, अभी हमारे यहाँ 64,000 बूथों में 63,000 बूथ तक हमारे कार्यकर्ता पहुँच गए। पन्ना प्रमुख बनाने के जो भी रिपोर्ट, आज ही रिपोर्ट आई है, वो 63,000 बूथ तक हम पहुँच गए, पन्ना प्रमुख बना डाले। तो वो संपर्क तो हो ही रहा। और दूसरा, ये जो हमारे सोशल साइट के जो कम्युनिकेशन है, इसको भी पार्टी ने तेज किया है। तो उसका भी एक परिणाम है कि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अभी लाडली बहना वाले में मैं भी जाता हूँ, अपने क्षेत्र में मैं भी फार्म भरता हूँ, अपने हाथ से भरता हूँ। तो जब फार्म भरता हूँ तो देखता हूँ कि वो महिला खड़ी है, वो सर हमारा भर दीजिए साहब, हमारा भर दीजिए, एक लाइन लगा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से उनका फार्म भर जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे 15-20 बहनें खड़ी हैं, तो अभी हमने एक लिया कि दो भाई एक हम भरते हैं। वो अधिकारियों ने दिया, हमने भरना चालू किया, तो जैसे 3-4 भरना अपने को, तो वो खड़ी हो जाएगी, नहीं हमारा भर दीजिए साहब। तो फिर 2 भर दिया, फिर वो तीसरी खड़ी होगी, साहब हमारा भी भर दीजिए। हालांकि भरा जा रहा फार्म। तो एक आकर्षण है लाडली बहना का, और स्वाभाविक है यदि ये बात चली गई है कि यदि शिवराज के कारण ही ये हमको मिल रहा फ़ायदा, तो उसका तो प्लस होगा। और योजना कितनी अच्छी, इससे अंदाज़ा लगा लिए कि कांग्रेस को भी कहना पड़ा कि हम 1500 देंगे। यदि कोई गड़बड़ होती तो कहते ना कि गड़बड़ हो रहा है, तो 1500 की बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो 1500 देंगे। तो माने योजना बेहतरीन है, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि उनका कहना तो हर बार इसी तरह का होता है, तो उनको अवसर मिलता नहीं। तो आप ये मानते हैं, कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से, कि शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी
ये वो इंजन है जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी टॉप सीट पर बिठा देगा? नरेंद्र मोदी की सोच है, उनका नेतृत्व और हमारे शिवराज की सहजता बड़ी भारी बात होती है। सहजता, उनका सघन प्रयास, अटूट मेहनत स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में फिर से उनको ला करके उसी शिखर पर बैठाएगी। बहुत धन्यवाद गिरीश जी। और आपसे बात करना हमेशा एक ऐसे राजनेता से बात करना होता है जिससे बात करके कुछ चीज़ें आप समझ पाते हैं कि राजनीति देश की या मध्य प्रदेश की कहाँ जा रही है। गिरीश जी का बहुत साफ तौर पर कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक निर्णायक नेतृत्व, उनकी दृढ़ता, वैश्विक परिदृश्य पर उनकी स्वीकार्यता और भारत को बहुत तीव्र गति से आगे ले जाने की उनकी मंशा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सहजता, अटूट मेहनत और जनता से उनका कनेक्ट, ये वो फार्मूला है, गिरीश जी का दावा है, जो फिर ड्राइविंग सीट पर मध्य प्रदेश में उनका दावा है कि 5वीं बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लाने में मददगार साबित होगा। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास व्यक्तित्व को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।